हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम फर्स्ट से लेकर 11 जुलाई 2022 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं जो कि वेरियस एग्जामिनेशंस में आपकी हेल्प करेंगे। इसी टाइप के सेशंस हम रेगुलर बेसिस पर आपके लिए लेकर आते हैं, तो इन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए द ऑनलाइन गुरु बाय सुनील शर्मा को और करें अपने RIMC एंड RMS का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके सामने आती है दैट 8 जुलाई के दिन जापान के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, इन्हें गोली मार दी गई और इनकी हत्या कर दी गई। ये इवेंट उस टाइम पे हुआ जब ये नारा सिटी के अंदर एक इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे थे जापान में। अराउंड 67 इयर्स के ये थे एंड इनकी मौके पर ही डेथ हो गई। इंडिया ने एक राजकीय शोक नेशनल मॉर्निंग का इस दिन 9 जुलाई के दिन अनाउंसमेंट भी किया था। अब जानते हैं शिंजो आबे इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, शिंजो आबे जो है एक जापानीज पॉलिटिशियन है और इन्होंने जापान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में बहुत लंबे कार्यकाल में वर्क किया है। ये किस पार्टी से आते हैं ये क्वेश्चन बन सकता है, तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से इनका संबंध है, ये आप लोग याद रखिएगा, जिसको कि शॉर्ट में LDP भी कहा जाता है। 2006 से 7 में ये पीएम रह चुके हैं। फिर 2012 से 2020 तक भी ये जापान के पीएम रह चुके हैं और ऐसा करने से ये जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम हो जाते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ जापान भी ये बन जाते हैं। एंड रिसेंटली अगर आपने सुना हो तो इन्होंने अपनी डिजीज की वजह से पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और जब ये उस डिजीज से वापस ठीक हो चुके थे तो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले रहे थे। अगली न्यूज आती है इंडियन ओरिजिन गीता गोपीनाथ से रिलेटेड। गीता गोपीनाथ को वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में शामिल किया गया है। अब ये जो वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट है वो किसकी तरफ से दिया जाता है, तो वो IMF की तरफ से किया जाता है, जैसा आप यहाँ पे इमेज में देख भी पा रहे हैं। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ठीक है, IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वॉशिंगटन के अंदर है। कई बार पूछा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिसमें अराउंड 190 कंट्रीज या देश जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 1944 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से इनका ओरिजिन माना जाता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ब्रेटन वुड ट्विंस किसे कहते हैं? ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा ब्रेटन वुड्स का जो ट्विंस है वो किसे कहते हैं। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करता हूं। अब गीता गोपीनाथ फेमस क्यों थी, तो देखिए, गीता गोपीनाथ फर्स्ट वुमेन और सेकंड इंडियन पर्सन है जिन्हें ये ऑनर मिला है, तो अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, अब फर्स्ट वुमेन है तो इनके पहले आपको किसी का लर्न करना ही नहीं है, लेकिन ये सेकंड इंडियन है तो इसका मतलब है इनके पहले जो फर्स्ट इंडियन थे वो भी कोई ना कोई होंगे। तो फर्स्ट इंडियन जो थे वो रघुराम राजन थे। ठीक है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, फर्स्ट जो पर्सन थे वो कौन थे, रघुराम राजन थे। एंड सेकंड इंडियन पर्सन गीता गोपीनाथ आ जाती है। गीता गोपीनाथ जो है IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी 2018 में और 2021 में उनको IMF की फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट न्यूज आती है 10 जुलाई के दिन हम लोगों ने क्या किया, नेशनल फिश फार्मर डे को यहाँ पे एग्जिबिट किया। अब इस डे को सेलिब्रेट किया गया तो ये 65th डे था जब हमने इसे सेलिब्रेट किया।
इसका मेन मोटो क्या है? तो इसका सब मेन मोटो आप ये कह सकते हैं कि जो ऐसे पर्सन हैं जो फिशरीज के ऊपर अपने लाइफ डिपेंड रखते हैं, उन लोगों के अपलिफ्टमेंट, उनकी भलाई से रिलेटेड यहाँ पे काम किया जा सके। ठीक है, अब इसे सेलिब्रेट कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है, एंड नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। थोड़ा सा आप लोग नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में भी याद रखिएगा। इसे 2006 में एज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्टैब्लिश किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये फिशरीज से रिलेटेड फंक्शन करते हैं। तो बस इतना याद रखें, 65th नेशनल फिशरी फार्मर डे 10th जुलाई, दैट्स ऑल। अगली न्यूज आती है कि 11th जुलाई के दिन हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को सेलिब्रेट करते हैं, और इसका मेन मोटिव क्या है? ताकि लोगों को अवेयर कर सकें कि भाई ग्लोबल पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है और इसके इतने नुकसान हो सकते हैं, इसके इतने कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो उसे बताने के लिए ये किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक थीम रखी गई थी, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन toward a resilient future for all, harnessing opportunities and ensuring rights and choice for all। ठीक है, आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन आपके लिए फेयर इनफ होगा ताकि आप एग्जाम में ऑप्शन से इजीली टिक कर सकें। अब ये जो डे है ये सेलिब्रेट कब से करते हैं? तो देख, और किसकी हेल्प से करते हैं? तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपिंग पॉपुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, यूएनडीपी से रिलेटेड है। अब यूएनडीपी ने इसे स्टार्ट किया था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 1989 में। ठीक है, यूएनडीपी ने 1989 में इसे स्टार्ट किया था, और इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, एक ऑब्जेक्टिव लिया था कि भाई 11th जुलाई 1987 के दिन जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो कहाँ थी? तो 5 बिलियन पे थी। ठीक है, उसी को अवेयर करते हुए आगे बढ़ना, और अभी के जो पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स हैं वो लगभग बताते हैं कि भाई 2030 तक जो पॉपुलेशन है वो 8.6 बिलियन की हो जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे ये भी है कि भाई 2100 तक हमारी जो पॉपुलेशन है 11.2 बिलियन तक हो जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो इसीलिए लोगों को ये अवेयर किया जा रहा है कि भाई ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे लिए हार्मफुल है, पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने आती है मिशन कौशल कर्मी, जिसे लॉन्च किया गया था डेप्यूटी सीएम ऑफ दिल्ली जो कि है मनीष सिसोदिया जी ने 6 जुलाई के दिन। अब इसके अंदर क्या किया जाएगा? तो भैया इसके अंदर स्किल इम्प्रूव किया जाएगा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वो होते हैं जो बिल्डिंग्स बनाने में, रेल, रोड एटसेट्रा के डेवलपमेंट में काम करते हैं, लेकिन उनके पास इतनी अच्छी स्किल नहीं होती जिसकी वजह से वो अच्छे से अपना लिवलीहुड भी नहीं कमा पाते एंड काम को भी इफिशिएंटली नहीं कर पाते। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करेगी? 15 डेज का इनको क्या करेगी? ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगी ताकि ये अपस्किल हो सके। सेकेंडली, गवर्नमेंट का टारगेट है अराउंड 2 लाख वर्कर, ठीक है, 2 लाख वर्कर को ट्रेनिंग दी जाएगी पर ईयर। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है, अब चूंकि आप 15 दिन ट्रेनिंग पे होंगे तो 15 दिन आपका घर कैसे चलेगा, क्योंकि ये लोग तो डेली वर्कर्स हैं। तो इन लोगों को गवर्नमेंट क्या करेगी? 4200 रुपीज ईच एंड एवरी पर्सन को देगी जब ये लोग कहाँ पे होंगे? ट्रेनिंग में होंगे। तो ये काम करने के बेहतर तरीके भी सीखेंगे, साथ ही साथ इनको बेनिफिट भी मिलने वाला है, और हर साल लगभग 2 लाख वर्कर को इस स्कीम के थ्रू ट्रेन किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आती है अमिताभ कांत, जिन्हें कि सिलेक्ट किया गया है इंडिया की तरफ से न्यू शेरपा फॉर G20 समिट। अब यहाँ पे G20 आपको पता है ग्रुप ऑफ 20 नेशंस के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे आपको ये भी पता है कि भाई इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया जो है वो इसका प्रेसिडेंसी करने वाला है,
और इंडिया प्रेसिडेंसी कब करेगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 दिसंबर 2022 से लेके नवंबर 30, 2023 तक इंडिया क्या करने वाला है, G20 की प्रेसिडेंसी करने वाला है। तो इस टाइम पीरियड में चूंकि जो नेशन प्रेसिडेंसी करता है उसे ही सारी मीटिंग, सारे जो भी वर्क हैं उनको कंडक्ट करना होता है, तो उनके लिए एक फुल टाइम मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है और इन लोगों को कहा जाता है शेरपा। ठीक है, तो अमिताभ कांत जी को सिलेक्ट किया है शेरपा के रूप में। अब इन्हें सिलेक्ट किया गया है तो मतलब ये किसी ना किसी को रिप्लेस कर रहे होंगे। तो जो फॉर्मर शेरपा थे, इनके पहले जो शेरपा थे वो कौन थे, पीयूष गोयल जी थे। ठीक है, तो पीयूष गोयल जी को रिप्लेस करेंगे अमिताभ कांत जी। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अमिताभ कांत जी इंपॉर्टेंट क्यों है, किस ऑर्गेनाइजेशन के हेड के रूप में इन्होंने वर्क किया है, आप उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनके अलावा और कौन कौन है शेरपा, तो आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। एक पर्सन है शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास वो भी शेरपा हैं। सेकंड पर्सन है सुरेश प्रभु, वो भी इंडिया की तरफ से शेरपा हैं। एंड मोंटेक सिंह आलूवालिया, ठीक है, मोंटेक सिंह आलूवालिया जो हैं वो भी शेरपा हैं। तो कितने पर्सन, 4 पर्सन शेरपा के रूप में फंक्शन कर रहे हैं G20 समिट के लिए। नेक्स्ट न्यूज आती है 4 जुलाई के दिन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन, जितेंद्र सिंह जी ने इनॉग्रेट किया है भारत का पहला ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी। और इसका नाम क्या दिया गया, तिहान नाम दिया गया है और इसे IIT हैदराबाद में स्टैब्लिश किया गया है। क्या काम करेगा ये, चूंकि आप जानते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो इंडिया में नहीं हो पाते, तो अगर आपने कोई वर्क किया है तो उसे टेस्ट करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। तो ये फैसिलिटी अब आपको इंडिया में ही मिल जाएगी और आप इजीली काम कर पाएंगे। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या है, कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन। ठीक है, ऑटोनॉमस नेविगेशन इसका फुल फॉर्म है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कहां स्टैब्लिश किया गया, IIT हैदराबाद में स्टैब्लिश किया गया है। हाल ही में 8 जुलाई के दिन हरियाली महोत्सव को सेलिब्रेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से तालकटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंडर आजादी का अमृत महोत्सव। तो प्रीवियस क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में। तो आपसे मैं यहाँ कमेंट के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि भाई आजादी का जो अमृत महोत्सव है, इंडिपेंडेंस के कितनी ईयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब चूंकि हरियाली महोत्सव है, दैट मीन्स ग्रीनरी इसका ऑब्जेक्टिव है, तो सीधा सिंपल सा आप बोल सकते हैं भाई ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड यहाँ पे लोगों को इनकरेज करने के लिए इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। हाल ही में IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के जो रिसर्चर हैं उन्होंने एक एनालॉग चिपसेट डेवलप किया है और उस चिपसेट का नाम है आर्यभट्ट 1। ठीक है, अब ये जो आर्यभट्ट 1 चिपसेट है इसे डिजाइन किसने किया, तो इसे डिजाइन किया है प्रतीक कुमार ने। इंपॉर्टेंट है ये नेम। ठीक है, ये IISC में PhD कर रहे हैं, इन्होंने इसे डेवलप किया है। और ये जो है ना आर्यभट्ट, इसका नाम कैसे पड़ा, तो देखो इसको नाम दिया गया है एनालॉग रिकॉन्फिगरेबल टेक्नोलॉजी एंड बाय स्केलेबल। ठीक है, बाय स्केलेबल हार्डवेयर फॉर AI टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब है ये एक ऐसा प्रोग्रामेबल और चेंज कर सकते हैं, रिकम्बाइंड कर सकते हैं, एक ऐसा चिप है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली मशीन्स में यूज किया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये मेड इन इंडिया होगा, तो अपने आप में
जो हायर स्पीड पे ऑपरेट करने वाले मशीन्स हैं उन पे आप लोग इसका यूज़ कर पाएंगे। एंड सेकेंडली ये इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बस इतना याद रखना है IISc के पर्सन कौन है, प्रतीक कुमार, जिसने डेवलप किया आर्यभट्ट 1। हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स फॉर 2022 को इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल यूनिट यानी कि EIU ने पब्लिश किया है। यहाँ पे अगर देखा जाए कि भाई वर्ल्ड के अंदर रैंकिंग क्या है, तो वर्ल्ड के अंदर वियना जो है वो किस पे आता है, रैंक फर्स्ट पे आता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है कोपेनहेगन। ठीक है, तो ये टॉप प्लेसेस है जहाँ पे आप रह सकते हैं। जबकि बोला जा रहा है लीस्ट लिवेबल में, ठीक है, लीस्ट लिवेबल सिटी में जहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, तो उनको नाम दिया गया है तेहरान, ठीक है, कराची, देन ढाका। ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है EIU के अकॉर्डिंग। तो तेहरान ईरान में है, कराची पाकिस्तान में है, ढाका बांग्लादेश के अंदर आते हैं। इंडियन सिटीज की अगर यहाँ पे बात करें तो दिल्ली जो है 140th रैंक पे है वर्ल्ड वाइड, मुंबई 141, चेन्नई 142 एंड अहमदाबाद 143rd रैंक पे रखा गया। जबकि बेंगलुरु को यहाँ पे 146 प्लेस पे रखा गया, जो कि इंडिया में लीस्ट लिवेबल सिटी के रूप में माना गया है। तो आपको टॉप 3 यहाँ पे लर्न करने हैं, ठीक है, इंडिया के, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आती है कि केरला की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वीना जॉर्ज, इन्होंने कंफर्म किया है कि केरला के अत्रिपिल्ली जो कि तिरुसूर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे एंथ्रेक्स नाम की डिजीज जो है वो स्प्रेड हुई है और ये वाइल्ड बोर से फैली है। अब यहाँ पे ये जो डिजीज है और भी कई स्टेट्स में रिपोर्ट की गई है। ये एक टाइप का सीरियस डिजीज है जो एक बैक्टीरिया से होता है और आप बैक्टीरिया का नाम लर्न करेंगे, इट इज बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस नाम का बैक्टीरिया है जो कहाँ पे पाया जाता है, सॉइल, मिट्टी में पाया जाता है और इससे ये डिजीज आउटब्रेक हो जाता है। बेसिकली ये जो बीमारी है वो जानवरों को अफेक्ट करती है, ह्यूमंस को बहुत कम अफेक्ट करती है, बट फिर भी अगर ह्यूमंस को अफेक्ट कर सकती है ये, जस्ट बिकॉज ये भी ज़ूनोटिक डिजीज में आने वाली है। नेक्स्ट न्यूज आती है RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने नार्कोटिक्स को रिकवर्ड किया है 7.40 करोड़ का ऑपरेशन नार्कोस के थ्रू। तो ऑपरेशन नार्कोस क्या है, तो देखो ट्रेनों के माध्यम से जो नार्कोटिक्स ड्रग्स वगैरह हैं उनकी तस्करी होती थी, तो उनको रोकने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन नार्कोस जो है वो RPF ने चलाया था और इसी के थ्रू RPF ने क्या किया, 7.40 करोड़ के नार्कोटिक सब्सटेंस को जब्त किया है। ये मुहिम जो है इन्होंने जून 2022 में स्टार्ट की थी, ताकि ऐसे नार्कोटिक ड्रग्स और जो साइकोथेरेपिक सब्सटेंस है जो कि आपको हेलुसिनेट करते हैं, आपके माइंड पे इम्पैक्ट डालते हैं, उनको जब्त किया जा सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। RPF के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी फोर्स है, आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा है। ये इंडियन रेलवेज के थ्रू ये वर्क करता है और रेलवे यहाँ पे इनको एम्प्लॉय करती है ट्रेन और स्टेशन एक्सेट्रा से रिलेटेड सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट न्यूज आती है T राजा कुमार, जो कि कहाँ के हैं, सिंगापुर के हैं। इन्हें अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट, और किसका प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉच डॉग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FATF कहते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, राजा कुमार जो हैं इन्होंने रिप्लेस किया है, किसे रिप्लेस किया है, मार्कस प्लेयर को इन्होंने रिप्लेस किया है। मार्कस प्लेयर की जगह इन्होंने कार्यभार संभाला है। अब फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स जो है ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1989 में बनाया गया था। किसकी मदद से, G7 ग्रुप ऑफ 7 नेशंस की मदद से इसे बनाया गया था, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, उनको जो फंड अवेलेबल होता है उन सभी पे रोक लगाया जा सके। और आपने कई बार मुझसे ही न्यूज में सुना होगा कि कुछ नेशंस को, हमारे नेबर्स को ही, लाइक पाकिस्तान
वगैरह को इसके ग्रे लिस्ट में डाला गया है, ब्लैक लिस्ट में डालने की तैयारी चल रही है। तो ये सारी चीजें डिसाइड कौन करता है? FATF डिसाइड करता है। नेक्स्ट न्यूज आती है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2023, जो कि रिसेंटली पब्लिश किया गया। यहाँ पे लंदन को बेस्ट माना गया है स्टूडेंट्स के लिए। इंडिया में हाईएस्ट रैंक अगर देखें स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेटर सिटी के रूप में मुंबई को इन्होंने चूज किया है, जो कि वर्ल्ड वाइड 103rd रैंक पे आती है। ठीक है, तो टॉप प्लेसेस कौन सा है? तो आपने देखा लंदन टॉप प्लेस पे आता है। ठीक है, लंदन के बाद जो है वो आता है सियोल, एंड सियोल के बाद आता है म्यूनिक। ठीक है, तो इनको टॉप 3 प्लेसेस पे रखा गया है। इंडिया में अगर देखा जाए तो मुंबई 103rd पे है, और उसके बाद आता है नंबर किसका? बेंगलुरु का, और बेंगलुरु 114th रैंक पे रखा गया है। जबकि अगर हम लोग चेन्नई की बात करें तो चेन्नई को 125 पे रखा गया है, एंड दिल्ली को यहाँ पे 129 पे रखा गया है। ठीक है, तो टॉप 3 लर्न करेंगे, इंडिया में टॉप लर्न करेंगे। दैट्स ऑल फॉर यू। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे आती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे, जिसे हम लोगों ने 1 जुलाई के दिन यहाँ पे ऑब्जर्व किया। क्यों ऑब्जर्व किया? क्योंकि इसी दिन 2017 के अंदर इंडिया में क्या किया गया था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स को अप्लाई किया गया था, और ये एक टाइप का ऐसा टैक्स है जो कि इंडिया में चलने वाले बहुत सारे पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करते हुए अप्लाई किया गया था। और मोटो ये था कि वन नेशन में वन मार्केट है और वन टैक्स सिस्टम होगा, मतलब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट पे टैक्सेस आपको नहीं चुकाने पड़ेंगे। तो जीएसटी का जो सिंपल सा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में 3 टाइप के टैक्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। अब ये 3 टाइप कौन कौन से हैं? तो एक आता है CGST, सेकंड आता है SGST, और थर्ड आता है IGST। ठीक है, एंड अगर करेंटली बात करें टैक्स का जो स्लैब है या रेट है वो कौन कौन सा है, तो देखो एक आता है 5%, एक है 12%, उसके बाद आता है 18%, और फिर आता है 28% का यहाँ पे टैक्स स्लैब जो है वो डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आती है रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया है PSLV C53 मिशन को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, और इसने साथ में सिंगापुर के 3 सैटेलाइट को भी लॉन्च किया है। एंड इसके लिए फंक्शन किसने किया? NSIL ने किया, जो कि इसरो का एक नया विंग है जिससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू काम किया जा सकता है। ठीक है, 2019 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। ये इसरो का 55th सक्सेसफुल मिशन रहा है। ठीक है, तो PSLV से रिलेटेड आप जब रैंकिंग पढ़ते हैं ना, PSLV C53, 54, ये जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये नंबर है। ठीक है, नंबर लॉन्च्ड मिशन का जो कि सक्सेसफुल है। तो PSLV C53 जो है वो क्या है? सक्सेसफुल मिशन रहा है। ये 55th मिशन था, बीच में 2 मिशन फेल हुए थे, इस वजह से ये 2 का आपको गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो याद रखेंगे PSLV C53 कहाँ से लॉन्च किया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया। सिंगापुर के 3 सैटेलाइट को भी इससे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है NSIL, और NSIL को 2019 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु के अंदर आता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस या जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करने के लिए दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। एंड डेमो सेशंस के लिए आप हमारे एप्लीकेशन द ऑनलाइन गुरु को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।